जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। सबसे पहले दो टूक के बारे में, देश में जहां जहां भी पिछले दिनों गया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों ने फोन किए और मुझे थोड़ा सा संतोष हुआ, थोड़ी सी खुशी हुई कि आपने इस प्रोग्राम को इतना ज्यादा अपना मान लिया। लोगों ने मुझे कहा कि यह अकेला प्रोग्राम है जो हमें हिंदुस्तान की सच्चाई से वाबस्ता कराता है, रूबरू कराता है, आमना सामना कराता है, जो बेबाक है, बेखौफ है और जिसमें हम अपनी आवाज सुनते हैं। बहुत सारे नौजवानों ने मुझसे कहा कि क्या हम आपको विषय बताएं कि आप किसके ऊपर प्रोग्राम करें, दो टूक बात करें। मैंने कहा जरूर। उसमें से एक ने मुझे कहा कि क्या यह संभव है कि आप उस हफ्ते जिसका भी विषय चुने, जिसका सुझाया हुआ, क्या आप उसका नाम अपने प्रोग्राम में ले सकते हैं, क्योंकि हमें लोग मानते हैं कि हम राजनीति के बारे में नहीं सोचते। उन नौजवानों का कहना था। लोगों का मानना है कि हम बहुत ईमानदार नहीं हैं, हम बहुत जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ईमानदार भी हैं, हम जिम्मेदार भी हैं, हम मुल्क के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। ये अलग चीज है कि हमारे पास स्कॉर्पियो नहीं है, ये अलग चीज है कि हमारे पास बुलेरो नहीं है, राइफल नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, उनमें वो ज्यादा हैं जो वंचित हैं, जो दबे कुचले हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखते हैं लेकिन वो ई टीवी का दो टूक प्रोग्राम देखते हैं और ई टीवी को धन्यवाद देते हैं। मैं इस बारे में आपको इतना आश्वस्त करूं कि मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप में से किसी का बताया हुआ विषय मैं लेता हूं तो मैं उसका नाम अपने प्रोग्राम में ले सकूं। आज एक बहुत गंभीर विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं और ये विषय भी उन्हीं लोगों का सुझाया हुआ है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। उनका कहना है कि हम हिंदी हार्टलैंड के लोग, हम हिंदी भाषी लोग, हम बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोग बेसिकली हम कूक मंडूक हैं। हम अपने ही आसपास का जानना और देखना चाहते हैं। ये मुल्क कितना बड़ा है हम नहीं जानना चाहते। इस मुल्क के दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है हमें नहीं पता और इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई, कहा आपकी बिरादरी के लोग। मैं चौंका। मेरी बिरादरी का मतलब प्रेस के लोग, मीडिया के लोग, टेलीविजन के लोग, प्रिंट के लोग, ये इसके जिम्मेदार हैं। और उस नौजवान के ग्रुप, वो एक 7-8-10 का ग्रुप था, उनकी बातों में सच्चाई है। पहले ये काम जिले के साप्ताहिक करते थे क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे दूसरे जिलों की या दूसरे प्रदेशों की खबरें छापने का। अब ये काम जानबूझकर राष्ट्रीय अखबार और उस प्रदेश से निकलने वाले रीजनल अखबार करते हैं। उन्होंने जिलों को मोहल्लों में बांट दिया है। टेलीविजन ने सारी खबरें रोक दी हैं और खबरों को मोकरी, मजाक बना दिया है। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या तमिलनाडु भी हमारे देश का हिस्सा है? क्या बंगाल भी हमारे देश का हिस्सा है? असम भी हमारे देश का हिस्सा है? जब तक यहां हत्याएं नहीं होती, जब तक यहां इतना बड़ा अपराध नहीं होता, ब्लास्ट नहीं होता, तब तक यहां क्या हो रहा है हमें हमारे अखबार और टेलीविजन बताते नहीं। और बताते भी हैं इतना सा। आज हम बातचीत करेंगे तमिलनाडु की, दक्षिण की राजनीति की। दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण है और उन नौजवानों की बात पर हमें अपने साथियों पर अब गुस्सा नहीं, तरस आता है, जो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते, जो लोगों की जानकारी की इच्छा को नहीं समझते। जो वो समझते हैं वही वो देना चाहते हैं, परोसना चाहते हैं। पर इन नौजवानों ने साफ कहा कि उनके हाथ में बंदूक नहीं है, उनके हाथ में बुलेरो नहीं है, उनके हाथ में एक सबसे बड़ी ताकत है, वोट की ताकत। और उस वोट की ताकत को भटकाने का काम जो अखबार और जो टेलीविजन चैनल कर रहे हैं, उनको लेकर के इन नौजवानों में गुस्सा है। ये मुल्क के 70% से ज्यादा आबादी वाले हिस्से के नौजवान हैं, लोग हैं जो मुझे ये बात कहते हैं। और मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि इस गुस्से से मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है
और आज मुझे भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश को बांटने की अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो वो इस मुल्क का मीडिया निभा रहा है, जबकि पिछले कई सालों से दिल्ली का रास्ता चेन्नई से होकर गुजरा है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या फिर यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार। दोनों बार, पहली बार एआईडीएमके फिर डीएमके, केंद्र में सरकार चलाने वाली पार्टियों के सामने इन्होंने अपना समर्थन दिया और उस समर्थन की भरपूर कीमत वसूली, मुश्किलें भी खड़ी की। इसीलिए इस बार अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के चुनाव में जब सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच विवाद खड़ा हुआ तो सबने ये माना कि फिर वही खेल दोहराया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ा सोनिया गांधी के एटीट्यूड से, और सोनिया गांधी ने जो रुख अख्तियार किया उसने इस बार थोड़ी सी स्थिति को बदला और पांसे को, जो पांसा करुणानिधि जी ने या डीएमके ने फेंका था, उसे पलट दिया। डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर उठा विवाद अब थम गया है। कांग्रेस पार्टी अब 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। करुणानिधि के सामने एक टूटे बिखरे परिवार का और धौंस जमाने वाली कांग्रेस पार्टी का हल निकालना था। करुणानिधि को ये लगा कि केंद्र सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सीटों पर समझौता कर लेगी। करुणानिधि ने वही किया जिसमें वो माहिर है। सीटों पर बात नहीं बनी तो उन्होंने इसे तमिल गर्व से जोड़ दिया और कहा कि कांग्रेस उनकी पार्टी का सम्मान नहीं कर रही है। तमिलनाडु में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा ये मुद्दा नहीं था। बातचीत के सफल हो जाने के बावजूद ये जग जाहिर हो गया कि दोनों पार्टियों के रिश्ते में तनाव आ गया है। दोनों पार्टियां 2004 के चुनाव में एक साथ हुईं और तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 में से 40 सीटें जीत गयी। 5 साल बाद दोनों पार्टियों ने जयललिता का मुकाबला किया और उससे ज्यादा सीटें जीती। डीएमके को दूरसंचार, केमिकल, सरफेस ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर और पोर्ट जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले। यूपीए में शामिल रहकर डीएमके ने काफी फायदा उठाया। तमिलनाडु में कांग्रेस 1967 से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस पार्टी संगठन मजबूत नहीं है। पार्टी ने खुद को स्थानीय पार्टियों का सहयोगी बना रखा है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को फिर से खड़ा करने में असमर्थ रही है, लेकिन पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में बिहार की तरह अप्रासंगिक नहीं बनना चाहती है। कांग्रेस की समस्या ये है कि पार्टी के सामने शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के बीच विरोधाभास है। इसी विरोधाभास का फायदा करुणानिधि उठाना चाह रहे थे। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस के खेमे में ऐसी भी खबर आ सकती है। डीएमके के साथ हुई बातचीत में सोनिया गांधी किसी भी कीमत पर सीटें कम न करने की मांग पर अड़ी नहीं। सोनिया गांधी ने डीएमके के नेताओं से दो टूक कहा कि सरकार गिरने की चिंता नहीं है, ये अब कांग्रेस पार्टी और उनकी इज्जत का सवाल बन गया है। सीटें कम नहीं होंगी। डीएमके की मुश्किलें ये हैं कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की खबरों ने तमिलनाडु में हड़कंप पैदा किया हुआ है। करुणानिधि के परिवार तक सीधे आंच पहुंचती है। ए राजा के जेल जाने के बावजूद करुणानिधि ने उन्हें न तो पार्टी से निकाला और न ही उनसे रिश्ता खत्म करने की घोषणा की। उल्टे करुणानिधि ने सार्वजनिक बयान देकर राजा की तरफदारी की। न केवल करुणानिधि बल्कि उनकी दूसरी पत्नी और उनकी बेटी का राजा को समर्थन है। वहीं करुणानिधि के दोनों बेटे स्टालिन और अलागिरी चाहते हैं कि पार्टी राजा से पिंड छुड़ाए, राजा को डीएमके से निकाला जाए। करुणानिधि जबरदस्त दबाव में है। अगर कांग्रेस पार्टी खुद को डीएमके से अलग कर लेती तो तमिलनाडु के चुनाव में उनका नुकसान होता, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव और दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में सीना ठोक कर कह सकती थी कि उन्होंने घोटालेबाजों के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए हैं। 2G घोटाले के लिए राजा को दोषी बताकर और उसे सजा दिलवाकर कांग्रेस फायदा उठा सकती थी। डीएमके कांग्रेस गठबंधन बच गया। अब दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक समझौता कैसे होता है, कांग्रेस और डीएमके के बीच क्या क्या बातें हुई, क्या क्या शर्तें डीएमके ने रखी और क्या क्या शर्तें कांग्रेस ने रखी, क्या डीएमके पर दूसरी सहयोगी पार्टियों का दबाव था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन को न तोड़े, सीबीआई क्या अब अपनी जांच धीमी कर देगी या करुणानिधि जी की बेटी जो राज्यसभा की सांसद हैं उनसे पूछताछ नहीं करेगी, कम से कम तब तक जब तक तमिलनाडु के चुनाव न निपट जाएं? क्या उन्हें चुनाव के समाप्त होने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्योंकि एक मोटा अंदाजा चल रहा है कि जब ए राजा गिरफ्तार हो गए,
बलवा गिरफ्तार हो गए, सीबीआई टेलीविजन चैनल के पास तक पहुंच गई, करुणानिधि के दरवाजे तक पहुंच गई, तो क्या कनू माझी जो उनकी लड़की हैं वो गिरफ्तार होंगी? देखने की बात है। ऐसे कई सवाल हैं जो इस समझौते के सामने आए होंगे और जिनके ऊपर आपस में कुछ लेन देन हुआ होगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि तमिलनाडु के चुनावों की पृष्ठभूमि है क्या। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। करुणानिधि जी के ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव है। पहला दबाव जयललिता का, जयललिता जी के आने की आहट, उस आहट से करुणानिधि जी की नींद थोड़ी सी खराब हो रही है। कहावत के तौर पे कहें तो नींद हराम हो रही है। करुणानिधि जी का सबसे चहेता नेता ए राजा, दलित नेता, जो उनका दलित चेहरा था, वो जेल में है। करुणानिधि जी के परिवार में कलह है, बेटे लड़ रहे हैं, बेटी और बेटों में, तीनों में कोई सामंजस्य नहीं है, तीनों अलग अलग दरवाजे पर हैं। बेटी के दरवाजे पर सीबीआई खड़ी है। जिस बलवा पर ए राजा मेहरबान हुए, सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। राजा और बलवा की साजिश में करुणानिधि के परिवार द्वारा संचालित टीवी चैनल फंस गया है। 2.5 महीने बाद चुनाव होने हैं। आइए देखते हैं कि क्या जयललिता इस सवाल को मजबूती के साथ उठा पाती हैं। इतिहास किसके साथ है, जयललिता के या करुणानिधि जी के? 70 के दशक से ही तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ आंदोलन के दो टुकड़ों, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी एडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है। 70 और 80 के दशक में कांग्रेस की भूमिका इनमें से किसी एक के सहयोगी की रही। तमिलनाडु में कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जो किसी खास जाति या इलाके में अपना दमखम रखती हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में स्थिति में गुणात्मक बदलाव आया है। अब द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों के सामने एक बड़ा गठबंधन बनाने की मजबूरी है। इनमें से जो बड़ा गठबंधन बना लेता है, विजयश्री उसी के कदम चूमती है। एक तरफ करुणानिधि की डीएमके है, जिसके साथ गठबंधन में कांग्रेस, बितुतलाली चिरथाई कलकाची, कोंगनाडु मुनेत्र कड़गम, IUML और MMK हैं, तो दूसरी तरफ जयललिता की AIADMK के साथ अभिनेता विजयकांत की DMDK, MDMK और लेफ्ट पार्टियां हैं। जयललिता के साथ और भी कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिनसे पूरे गठबंधन की संख्या 14 हो जाती है। गठबंधन का गणित इस बार अन्ना द्रमुक के साथ है। कम्युनिस्ट पार्टियों के पास बहुत ज्यादा वोट नहीं है, लेकिन अन्ना द्रमुक को लोगों के बीच मंजूरी दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बदलते गठबंधन के पीछे पार्टियों की लोकप्रियता का बदलता रुझान भी है। तमिलनाडु के चुनावों में एक बदलाव आया है। 2006 के विधानसभा चुनाव का नतीजा एक तरफा नहीं था। जयललिता के गठबंधन के वोट सिर्फ 4% कम थे। इससे ये पता चलता है कि यूपीए के वोट बैंक में दरार आ गई है। 2004 में ये अंतर 10% का था। वर्ष 2006 के विधानसभा चुनावों में जयललिता हार जरूर गई थी, लेकिन ये तमिलनाडु की परंपरागत चुनावी आंधी नहीं थी। अपने पांव वापस जमाने के लिए जयललिता को थोड़ा ही फासला तय करना है। इतिहास भी यूपीए के साथ नजर नहीं आ रहा है। 1967 से अब तक सिर्फ 2 ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने 2 बार लगातार चुनाव जीता है। एक MD रामचंद्रन और दूसरे करुणानिधि। करुणानिधि ने ये काम 1972 में किया था, जब उनके सामने बहुत ही कमजोर विपक्ष था। आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। जयललिता ने फिल्म स्टार विजयकांत के साथ हाथ मिलाकर करुणानिधि की सरकार को पटखनी देने की पूरी तैयारी कर ली है। जयललिता ने हिंदुत्व संगठनों से किनारा करके अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश की है और साथ ही लेफ्ट पार्टियों से तालमेल करके चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। जिस तरह से अल्पसंख्यकों ने बिहार में किया, अगर वैसा ही समर्थन जयललिता को मिल जाता है तो ये चुनाव यूपीए के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। पिछले 3 साल के अपने शासन में द्रमुक ने वो तमाम कारण दिए हैं जिसके आधार पर अन्ना द्रमुक राज्य में अपनी वापसी सुनिश्चित कर सके। करुणानिधि की बिगड़ती सेहत को देख पार्टी के भीतर बेटों की कलह शुरू हो गई है।
करुणानिधि के परिवार और मारन परिवार का झगड़ा जग जाहिर हुआ। केंद्र सरकार में शामिल द्रमुक के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे। LTTE के खिलाफ श्रीलंका सरकार के अंतिम युद्ध में भारत सरकार का मूक दर्शक बने रहना भी द्रमुक को तमिलनाडु की जनता के सामने कटघरे में खड़ा करता है। तमिलनाडु की इस जंग में पहली मनोवैज्ञानिक लड़ाई जयललिता ने जीत ली है। सवाल ये है कि अन्ना द्रमुक की हवा कितनी तेज चलेगी और कहां रुकेगी। इतिहास तो जयललिता जी के साथ है, लेकिन DMK जैसी पकड़ जयललिता जी की है, इसमें संदेह है। तमिलनाडु के चुनाव में आंधी चलती है, अब तक तो ऐसा ही दिखाई देता रहा है, लेकिन इस बार तमिलनाडु में हंग असेंबली होगी या नहीं होगी, या फिर किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि तमिलनाडु की जयललिता भ्रष्टाचार के मुद्दे को लोगों के सामने कैसे पेश करती हैं। इसके पीछे वजह है, जयललिता के ऊपर भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। तमिलनाडु की जनता इन आरोपों को किस तरह से देखती है, जयललिता के ऊपर के आरोपों को और करुणानिधि के ऊपर के आरोपों को, यही देखना है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि तमिलनाडु में चुनाव के दौरान कैसा राजनीतिक माहौल बन सकता है। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं तमिलनाडु के चुनाव के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टेलीविजन और हिंदी अखबारों से अक्सर गायब रहते हैं। वहां की कुछ बातें आपको जानबूझ के नहीं बताई जाती। करुणानिधि और कांग्रेस के सामने इस समय चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार इन चुनावों में मुख्य मुद्दा रहेगा, ऐसा लगता है। रहेगा या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन CBI, सुप्रीम कोर्ट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हर दिन नए खुलासे कर रहे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार चुनाव से गायब होगा ये भी नहीं कह सकते। अब JPC भी बन गई है, इसकी कार्रवाई शुरू होती है, खबरें लीक होंगी जो कांग्रेस और DMK की परेशानी को बढ़ा सकती हैं। अभी संसद का सत्र भी चल रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर हो हल्ला मचता रहेगा, पर एक समझौता सांसदों के बीच हो गया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। समझौता ये हो गया है कि अब सत्र बीच में रोका जाएगा, बजट सत्र, एक गैप होगा और वो गैप इतना बड़ा होगा, वो छुट्टी इतनी बड़ी होगी कि अब चुनावों के रिजल्ट के बाद ही संसद बैठेगी। ये शायद हम आपको पहली बार बता रहे हैं। इस मौके को जयललिता भुनाने की कोशिश करेंगी, खासकर JPC और संसद में जो बातें हुई हैं और कहीं एक आध घटना और घट गई, भ्रष्टाचार की खुल गई, तो जयललिता उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। करुणानिधि और कांग्रेस को इतने खराब माहौल में चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने की चुनौती दोनों के सामने है। जयललिता पहले से ही भ्रष्टाचार का मामला उठा रही हैं। टूरी स्पेक्ट्रम घोटाले के जरिए वो करुणानिधि पर हमले कर रही हैं। जयललिता ये आरोप लगा रही हैं कि करुणानिधि को जनता के हितों से ज्यादा परिवार की चिंता रहती है। जयललिता के आरोपों का तमिलनाडु की जनता पर असर हो रहा है। जब से टूरी स्पेक्ट्रम घोटाले में ए राजा जेल गए, करुणानिधि की बेटी कनिमोझी के ठिकानों पर छापे पड़े और अब करुणानिधि के परिवार से जुड़े टीवी चैनल्स पर घोटाले के पैसे इस्तेमाल होने की जांच हो रही है। जयललिता महंगाई के मुद्दे को उठाकर भी फायदा उठाना चाहती हैं। DMK और कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि जिस तरह उत्तर भारत में महंगाई के मामले ने जोर पकड़ा है, वैसी ही स्थिति तमिलनाडु में बनती नहीं दिख रही है। रोजगार के अवसर मौजूद होने और समाज कल्याण योजनाओं के विस्तार से आम जनता पर महंगाई का असर कम हुआ है। गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने से पार्टी की असल स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाल ही में राहुल गांधी चेन्नई में पार्टी में युवाओं को जोड़ने पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी की मुहिम से कांग्रेस पार्टी कोई फायदा नहीं उठाना चाहती है। युवाओं को मुख्यधारा में लाने से कांग्रेस बच रही है। यही वजह है कि राहुल के सारे कैंपेन की हवा निकल रही है। बिहार उसका जीता जागता उदाहरण है। तमिलनाडु में DMK और AIADM के बीच सीधी लड़ाई है। बाकी पार्टियां चुनाव में इन दोनों दलों के इर्द गिर्द संगठित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन जो हाल कांग्रेस का बिहार में है, वही हाल BJP का तमिलनाडु में है।
मायावती भी चुनाव लड़ रही हैं, जो डीएमके की दलित राजनीति को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जीत का अंतर बड़ा ही कम होता है। इस चुनाव में कांग्रेस और डीएमके के साथ होने से डीएमके को फायदा हुआ है। डीएमके और कांग्रेस अलग अलग लड़ती तो वोट का बंटवारा होता और जयललिता को इसका सीधा फायदा मिलता। नुकसान ये है कि केंद्र सरकार की कई विफलताओं की जिम्मेदारी करुणानिधि के कंधों पर होगी। जयललिता सहित सभी विरोधियों ने करुणानिधि और डीएमके के भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाया है, पर सवाल है कि क्या तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है? लोगों में क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति के दोनों धुर भ्रष्टाचार में बदनाम रहे हैं। करुणानिधि और जयललिता दोनों पर कई चुनाव पहले से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। बावजूद इसके सत्ता इन दोनों के बीच ही घूमती रही है। पिछली बार जयललिता भ्रष्टाचार की बदनामी से हारी थी, इस बार डीएमके बदनाम है। बावजूद इसके करुणानिधि की लोगों पर पकड़, पार्टी संगठन की मजबूती और जात पात के उनके वोट गणित का ऐसा दबदबा है कि कई लोग ये मानते हैं कि बदनामी के बावजूद डीएमके वापस सत्ता में आएगी। तमिलनाडु जैसा भ्रष्टाचार, दो शीर्ष के नेता और दोनों भ्रष्टाचार में आकंठ लिपटे हुए ऐसे आरोप दोनों के ऊपर लगे हुए हैं। उत्तर भारत में आपने देखा है, कम देखा होगा, लेकिन चूंकि सत्ता का रास्ता तमिलनाडु से होकर पिछले कई सालों से चल रहा है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जयललिता जी को पूरी छूट दी और जयललिता जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को कई बार खून के आंसू रुलाए। जब उन्हें कुछ करना होता था, खबर फैला देती थी कि वो सोनिया गांधी से मिलने जा रही हैं। एक दो बार तो मिलने चली भी गई, चाय भी पी, अटल बिहारी जी सकपका गए। करुणानिधि जी ने मनमोहन सिंह की सरकार बनवाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के कहने पर अटल बिहारी वाजपेयी को दिए हुए वादे को तोड़कर उन्होंने सोनिया गांधी को वायदा किया कि वो सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली अनदेखी कर रही है राज्यों में फैले हुए भ्रष्टाचार की, अपने सहयोगी दलों में फैले हुए भ्रष्टाचार की, वैसी मिसाल भूत में नहीं मिलती। 3 प्रधानमंत्री याद आते हैं, इंदिरा जी याद आती हैं, वीपी सिंह याद आते हैं और चंद्रशेखर जी याद आते हैं। मेरा मानना है कि अगर ये तीनों प्रधानमंत्री आज होते या इनमें से कोई भी एक सत्ता में होता, तो इस तरह की मनमानी छूट सहयोगी दलों को नहीं मिल सकती थी और न इतने बड़े घोटाले हो सकते थे। उस घोटाले का हिस्सा बनने की अपेक्षा ये तीनों लोग इस्तीफा देकर के या तो अलग हो जाते या इंदिरा गांधी की स्टाइल में नकेल डालते। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।